साथियों, साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रासायनिक अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? तो पहला है, रासायनिक अभिक्रिया प्रतिवर्ती होती है। प्रतिवर्ती का मतलब होता है रिवर्सिबल होती है। तो ये कथन क्या है हमारा? गलत है। दूसरा है, सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान ऊर्जा अवशोषित होती है। तो ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? ऊर्जा उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है। नेक्स्ट है, रासायनिक प्रतिक्रिया में रासायनिक आबंधों को तोड़ना और बनाना शामिल होता है। बिल्कुल ये सही है। रासायनिक अभिक्रिया में बंध टूटते भी हैं और क्या होते हैं? जुड़ते भी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये क्या होती है? अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय मतलब क्या होती है? इरिवर्सिबल होती है। दूसरा है, रासायनिक अभिक्रिया में किसमें परिवर्तन होता है? रासायनिक गुणों में परिवर्तन। रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है। रासायनिक गुण आपके क्या क्या होते हैं? जैसे हो गया है रंग, हो गया है ताप, हो गया है उष्मा, हो गई है। ये क्या होते हैं? आपके रासायनिक गुण होते हैं। अब देखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती है? उष्मा क्या होती है? बाहर निकलती है। उष्मा क्या होती है? मुक्त होती है। और जिनमें उष्मा मुक्त होती है उनको बोलते हैं क्या? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उष्मा क्षेपी। और जिनमें क्या होती है? उष्मा ली जाती है, अर्थात जिनमें उष्मा अवशोषित होती है, उनको क्या बोलते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित भी हो रही है और उष्मा मुक्त भी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं CaCO3। जब इसको तोड़ेंगे तो इसको तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? उष्मा की, अर्थात इसको उष्मा दी जाएगी। तो ये किस में टूट जाएगा? CaO और प्लस CO2 में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है। तो ये वाला आपको क्या हो गया है? समझ में आ गया होगा। इसके अलावा देखिए आपका, कि जैसे आपका मेथेन है, CH4 है। जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है? CO2 बनता है, प्लस H2O बनता है, और प्लस में क्या बनती है? आपकी ऊर्जा बनती है, उष्मा बनती है। तो ये वाली अभिक्रिया क्या है? उष्मा क्षेपी है, क्योंकि इसमें क्या निकल रही है? देखिए, यहाँ पर उष्मा बाहर निकल रही है और यहाँ पर इस अभिक्रिया में उष्मा ली जा रही है। तो ये क्या है? यह अभिक्रिया है उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? उष्मा शोषी अभिक्रिया। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे FeSO4, फेरस सल्फेट को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? उष्मा की, अर्थात ताप की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 बनेगा और प्लस SO3 बनेगा। तो इस अभिक्रिया में किसकी क्या दी जा रही है? उष्मा। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया भी क्या है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है। अब देखिए, अनुत्क्रमणीय क्या होता है? तो जैसे है दही, आपका दूध है, दूध है, दूध से क्या बना? दही बना। क्या बना? दही। तो देखिए, दूध से दही बन रहा है। क्या हम दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो जो अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है उनको बोलते हैं क्या? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और जो अभिक्रिया दोनों दिशा में चलती है, जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल कर किसका निर्माण करेगी? जल का। और जल देखिए फिर से जम जाएगा किसमें? बर्फ में। तो ये अभिक्रिया दोनों दिशा में हो रही है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? आपकी कहलाती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय। इसी उत्क्रमणीय को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती। इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबल
रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जस्ता धातु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है, एक गैस निकलती है, वह गैस है। तो वह गैस क्या है? जलने पर पोप ध्वनि द्वारा देखी जा सकती है। अब देखिए हमारे पास जस्ता है, जस्ता का प्रतीक होता है जेडन। जेडन की अभिक्रिया किसके कराएं? हाइड्रोक्लोरिक, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। जब इसकी अभिक्रिया कराऊंगा तो जेडन क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है, किससे? HCl से। तो ये जेडन HCl को धक्का देगा और H को धक्का देगा और H बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ZnCl2, और प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब समझिए, जो हाइड्रोजन गैस है ये किस ध्वनि के साथ जलेगी? पोप ध्वनि के साथ, पोप ध्वनि के साथ जलेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमारे पास आता है कि भूरे रंग की गैस किसका रंग होता है? तो ये होता है NO2 गैस का। किसका होता है? नाइट्रोजन डाई गैस का रंग कैसा होता है? भूरा रंग। इसको बोलता है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। तो NO2 गैस को बोलते हैं नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। अगला हमारे पास है सड़े अंडे जैसी गंध किस गैस में आती है? तो वो आती है H2S में। किस में आती है? H2S में। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें गंध आती है किसकी? सड़े अंडे भी की। चूने के पानी को दूधिया कर देती है, वो कौन करती है? CO2 गैस। और CO2 को बोलते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए जेड किससे अधिक अभिक्रियाशील है? हाइड्रोजन से। अगर ये Zn अधिक अभिक्रियाशील नहीं होता किससे? हाइड्रोजन से, तो ये अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, एक सक्रियता श्रेणी, एक एक्टिविटीज सीरीज आपको ध्यान में रखनी है। और वो एक्टिविटीज सीरीज क्या है? तो मैं लिख देता हूं, ये एक एक्टिविटी सीरीज है। ये क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है ये सबसे अधिक। और ये क्या है? सबसे कम, सबसे कम क्रियाशील है। जब ये क्या है? आपका पोटेशियम है। जब पोटेशियम से हम किसकी तरफ जाते हैं? Au की तरफ। Au क्या होता है? ओरम अर्थात सोना है। तो क्या होती है? सक्रियता घटती है, सक्रियता घटती है, सक्रियता घटती है। इस आधार पर ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होंगी। जैसे आपका Zn कहां पर है? तो देखिए Zn ये यहां पर है। ठीक है, और हाइड्रोजन कहां पर है? यहां पर है। तो Zn क्या है? देखिए पहले आ रहा है, मतलब अधिक अभिक्रियाशील है, और हाइड्रोजन बाद में आ रहा है, मतलब कम अभिक्रियाशील है। इसलिए जो Zn है ये हाइड्रोजन के धक्का देकर के बाहर निकाल रहा है, तभी ये अभिक्रिया आपकी संपन्न हो रही है। इसके अलावा आपका और ध्यान में रखना है क्या? जैसे मैं देता हूं पीबी CuCl2, ये अभिक्रिया है। तो देखिए क्या पीबी है वो Cu को धक्का देकर के बाहर निकाल सकता है क्या? तो पीबी देखिए कहां पर है? तो देखिए ये रहा पीबी, और Cu कहां पर है? ये रहा। तो पीबी क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है, और Cu कम अभिक्रियाशील है, तो ये अभिक्रिया हो जाएगी। तो बन जाएगा PbCl2 और प्लस Cu। ठीक है, ये अभिक्रिया कौन सी है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया कब होगी? जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है, तभी अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो आपको ये वाली सक्रियता श्रेणी आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO4 है। आपका HNO3 है, ये किसका है?
ये है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, ये है नाइट्रिक अम्ल। हमें पूछे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, किसका पूछे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है क्या? HCl। और HCl कहां पर बनता है? हमारे आमाशय में बनता है। क्या किस में बनता है? आमाशय में। जब अधिक मात्रा में HCl बनता है आमाशय में तो क्या होती है? जलन। जलन को दूर करने के लिए हम क्या लेते हैं? MgOH का होल ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। या फिर इसको क्या बोलते हैं? प्रति अम्ल भी बोलते हैं। प्रति अम्ल भी बोलते हैं। इसका वैसे क्या नाम है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, ये इसके नाम है। तो इसका सूत्र पूछ सकता है कि जब पेट में जलन होती है तो हम क्या लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि सांद्र HCl और प्लस सांद्र HNO3, ये आपका जो विलयन होता है ये क्या कहलाता है? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, या इसी एक्वारेजिया को बोलते हैं अम्लराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्लराज बोलते हैं। जिसमें HCl के इसमें जो अणु होते हैं वो होते हैं 3, और HNO3 के जो अणु होते हैं वो कितने होते हैं? 1 अणु होते हैं, ठीक है। इसके अलावा H2SO4 को किस नाम से जाना जाता है? विट्रियोल का तेल। विट्रियोल तेल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान में रख लेना है। अब चलिए अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, एक रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक अणुओं के भीतर आबंध टूट जाते हैं और एक नए पदार्थ के निर्माण के लिए उत्पाद के अणुओं के भीतर नए आबंध बनते हैं। तो ये तो क्या है? सत्य है। तो ये तो आपका है सत्य। अगला है, मोमबत्ती का जलना केवल भौतिक परिवर्तन है क्योंकि मोम की स्थिति बदल जाती है। तो ये क्या है? गलत है। अगला है, एक भौतिक परिवर्तन में मूल रूप से पदार्थ की स्थिति में बदलाव होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन के मामले में ज्यादातर नया पदार्थ बनता है। एक नया पदार्थ बनता है जिनमें या तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है या अवशोषित होती है, ठीक है। तो ये क्या है? आपका सत्य है। तो ये आपका क्या है? सत्य है। अगला है, रासायनिक परिवर्तन कुछ भौतिक परिवर्तनों के साथ होते हैं। बिल्कुल, ये भी क्या है? सत्य है। अब हमारे पास आता है कि मोमबत्ती का जलना केवल भौतिक परिवर्तन दर्शा रहा है। क्यों? तो मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, देखिए जब मोमबत्ती जलती है तो क्या क्या होता है? एक तो जलता है मोमबत्ती का धागा, मोमबत्ती का धागा। तो जब मोमबत्ती का धागा जलता है वो कौन सा परिवर्तन हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन। तो ये तो क्या है? रासायनिक परिवर्तन। एक क्या है, जब मोमबत्ती जलती है तो क्या होता है? मोम पिघलता है। तो मोम का पिघलना, ये कौन सा परिवर्तन है? ये आपका क्या है? भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुणों में परिवर्तन। और भौतिक गुण क्या होते हैं? जैसे हो गया है आकार, हो गया है आकृति, हो गई है घनत्व, हो गया है, इसके अलावा अवस्था हो गई है, गलनांक हो गया है, कवथनांक हो गया है,
ये क्या है आपके भौतिक परिवर्तन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर मोम पिघल रहा है तो किस में परिवर्तन आ रहा है? अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। अवस्था क्या होती है? ठोस, द्रव और गैस। ठीक। मोम जो पाया जाता है वो किस अवस्था में था? ठोस में। जब वो पिघलता है तो द्रव अवस्था में आता है, तो ये क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। जैसे कागज का फटना, कागज का फटना। तो जब कागज फटता है तो किसमें परिवर्तन आता है? इसके आकार में परिवर्तन आता है और इसकी आकृति में परिवर्तन आता है। ठीक है। और आपको ध्यान में रखना है, भौतिक जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल होते हैं। तो ये होते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है। इसके अलावा भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल कई होते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है लकड़ी का कटना। लकड़ी का काटना, ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। अब चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतुलित रासायनिक समीकरण है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है पहले समझिए। संतुलित रासायनिक समीकरण ये क्या होते हैं? तो जैसे मैं मान लेता हूं, एक अभिक्रय लेता हूं, यही अभिक्रय लेता हूं एक बार। जैसे है N2 प्लस H2, ये क्या बना रहा है? NH3 बना रहा है, अर्थात अमोनिया बना रहा है। ठीक है। तो जो हमारी ये वाला तीर के निशान के इस तरफ जो है, इनको बोलते हैं क्या? अभिकारक। तो ये क्या है? अभिकारक। और तीर के निशान के आगे की तरफ ये जो है, इनको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। अब जो विकारक है, विकारक अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए किसके बराबर? उत्पाद अणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें हमें दे रखा है क्या? जैसे N2, इस तरफ N2 कितने हैं अणु? नाइट्रोजन के 2 अणु हैं, तो इस तरफ भी नाइट्रोजन के 2 अणु होना जरूरी है। तो जब नहीं होते हैं तो इस तरफ क्या लगा देंगे? इस तरफ 2 है तो इस तरफ हमें 2 करना है, तो इस नाइट्रोजन के आगे क्या लिख दो? 2 लिख दो। तो इस तरफ अब नाइट्रोजन के कितने अणु हो गए हैं? 2 अणु हो गए हैं। ठीक है। तो नाइट्रोजन समान हो गई है। अब हाइड्रोजन को चेक करते हैं। तो हाइड्रोजन इस तरफ कितने हैं? 2 अणु है। और इस तरफ कितने हैं? 6 है। देखिए 2 जो है ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। जो नीचे वाला होता है ना, ये सामने वाले से गुणा होकर के उसकी संख्या को बताता है। तो 2 को गुणा करिए 3 से, तो कितने अणु हैं? 6 अणु हैं। हमें यहाँ पर 6 करना है, तो मैं यहाँ पर कितना रखूं कि जो 2 से गुणा होकर के 6 हो जाए? तो यहाँ पर 3 रख देंगे, तो ये हो गया है 6। अब देखिए ये संतुलित हो गया। नाइट्रोजन के अणु इस तरफ 2 हैं, इस तरफ भी 2 हैं। हाइड्रोजन के इस तरफ 6 हैं, 3 दूनी 6, और इस तरफ भी 6 है। तो इस प्रकार से संतुलित करते हैं। तो आपको इस यहाँ पर बताना कि कौन सा संतुलित है। तो ये पहला वाला तो नहीं है, इसको तो हमने संतुलित किया है। दूसरा वाला चेक कीजिए। देखिए इस तरफ तीर का निशान ये है, कार्बन इस तरफ कितना है? 1 है, और इस तरफ भी कितना है? 1 है। चलो हाइड्रोजन इस तरफ कितने हैं? 4 हैं, इस तरफ कितना है? 2 ही है। तो ये भी संतुलित नहीं है। अब देखिए ये इसको चेक करिए। यहां पर एफ के कितने हैं? 2 अणु है, और इस तरफ कितना है? 1 अणु है। तो ये भी क्या हो गया है? गलत हो गया है। अब चेक करिए इस तरफ। देखिए यहाँ पर Mg कितने हैं? देखिए 2 हैं। यहाँ पर 2 लिखा हुआ ना, तो 2 हैं इस तरफ, और इस तरफ भी कितने हैं Mg के? 2 हैं। सही है। ऑक्सीजन इस तरफ कितने हैं? 2 हैं, और देखिए इस तरफ भी 2 हैं। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर है और इसके आगे 2 लिख रहा है, तो ऑक्सीजन के अणु भी 2 है। तो ये वाला क्या है? आपका संतुलित है। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, PbO प्लस HCl PbCl2 प्लस H2 समीकरण पर विचार कीजिए। उक्त समीकरण के संतुलन हेतु HCl के कितने मोलों की आवश्यकता होती है? तो हमें इस अभिक्रिया को संतुलित करना है। तो हमारे पास अभिक्रिया है PbO प्लस HCl, और ये अभिक्रिया करके बना रहा है PbCl2, और प्लस क्या बन रहा है? H2O बन रहा है। ठीक है। अब हमें इसको संतुलित कर लेना है। तो इस तरफ देखिए, इस तरफ Pb कितना है? 1 है, इस तरफ भी कितना है? 1 है। तो Pb हमारे पास संतुलित है।
अब ऑक्सीजन को चेक करते हैं, ऑक्सीजन इस तरफ कितना है, एक है यहां तक, इस तरफ भी एक है, तो ऑक्सीजन भी आपका संतुलित है। अब चेक करते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन इस तरफ एक है और इस तरफ कितना है, दो है, तो मैं इसको एक हाइड्रोजन को दो बनाना पड़ेगा, तो इसके सामने दो लिख दूं, तो इस तरफ भी हाइड्रोजन कितनी हो गई है, दो हो गई है, इस तरफ भी दो हो गई है और इस तरफ भी हाइड्रोजन दो हो गई है। अब क्लोरीन को चेक करते हैं, क्लोरीन इस तरफ कितना है, दो है, देखिए ये लिख रहा है दो इसके आगे, तो दो है, यहां पर कितना है, दो है, तो ये संतुलित हो गए, तो अब सभी संतुलित हो गए हैं। हमें पूछ रहा है क्या, HCl के कितने मोल है, तो इस HCl के आगे कितने हैं, इस HCl के देखिए ये दो है ना, तो दो मोल है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को जरूर से लाइक करना है, चैनल को संतुलन के बाद निम्नलिखित में से अभिक्रिया में एक्स वाई जेड को पहचानना है, तो इस अभिक्रिया को भी हमें संतुलित करना है। तो मैं पहले अभिक्रिया लिखता हूं, MnO4 प्लस Fe3O4 और प्लस H2O, ये क्या बना रहा है, MnO2 और प्लस Fe2O3 और प्लस में क्या बना रहा है, OH बना रहा है। ठीक है, इसको ऑप्शन से ही करना है, क्या करना है, ऑप्शन से, ऑप्शन से करेंगे जल्दी होता है। जैसे मैं ये वाला ऑप्शन लेता हूं, तो x का मान तो क्या है, x का मान 2 है, y का मान 6 है और z का मान कितना दे रखा है, यहां पर 9 है, ऐसे दे रखा है। तो x की जगह मैं 2 रख देता हूं, तो x एक तो यहां पर है पर्सन में, और मेरे पास x यहां पर है पर्सन में, और इसके अलावा यहां पर है, रख दिया है। y का मान रखना है, y मेरे पास एक तो यहां पर है और y का मान कितना है, 6 है, इसके अलावा नहीं है, फिर z का मान 9 है, तो ये 9 रख दिया है। अब चेक कर लेते हैं, देखिए mn यहां पर 2 है, इस तरफ तीर के निशान के इस तरफ 2 है और तीर के निशान के इस तरफ क्या है, 2 है, बराबर है। अब ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 प्लस, फिर यहां पर ऑक्सीजन है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौक 24 प्लस एक यहां पर है ऑक्सीजन, तो ये हो गया है एक, तो कितना हो गया है ये, 33 हो गया है टोटल, कितना हो गया है, 33 इस तरफ। अब इस तरफ भी चेक करते हैं, 2 को 2 से गुणा करिए, 4 प्लस 9 को 3 से, 9 तीस 27 प्लस 2 ये है, तो 2 ये हो गई, तो इस तरफ भी देखिए 33 है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी क्या है, संतुलित है। अब चेक करते हैं Fe को, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18, इस तरफ 18 है Fe, इस तरफ भी मल्टीप्लाई कीजिए, 9 को 2 से, 9 दूनी 18, तो Fe भी इस तरफ बराबर है। अब हाइड्रोजन को चेक करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और इस तरफ भी देखिए 2 है, ये 2 रहा हाइड्रोजन, तो ये अभिक्रिया क्या हो गई है, संतुलित हो गया है। तो आपका ऑप्शन 2 क्या होगा, राइट होगा। तो इस प्रकार से सभी ऑप्शन को रख रख के आपको क्या करना है, चेक करना होता है, आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बोरेक्स सोडियम टेट्राबोरेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 Na2B4O7.10H2O होगा। ये वाला किसका है, बोरेक्स का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ये हमें दे रखा है। तो ये है क्या, देखिए NH3 ये है अमोनिया है और एसिल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दोनों जुड़ गए किसका निर्माण कर रहे हैं, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए दो अभिकारक थे और सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, योगज अभिक्रिया है। क्या है, योगज अभिक्रिया। ठीक है, योगज अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक क्या हो, अभिकारक हो, इस तरफ वाले तीर के निशान के इस तरफ वाले को बोलते हैं अभिकारक और तीर के निशान के आगे की तरफ जो होता है उसको बोलते हैं उत्पाद। तो जब दो या दो से अधिक क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं और वो मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, योगज अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योगज अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल विस्थापन अभिक्रिया का मैं देता हूं आपको, जैसे Zn,
जब जिंक की अभिक्रिया कराई जाती है किसके साथ, HCl के, तो क्या बनता है, तो ये जिंक क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, किससे, हाइड्रोजन से। तो ये जिंक हाइड्रोजन को धक्का देगा और इसको बाहर निकाल देगा, हाइड्रोजन को खुद बैठ जाएगा। तो ये है ZnCl2 और प्लस H2। तो ये होती है विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे तत्व को धक्का देकर के बाहर निकाल देता है, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे अपघटन अभिक्रिया CaCO3, जब इसको ताप दिया जाता है या उष्मा दी जाती है, तो ये क्या है, एक एक क्या है, अभिकारक है, एकल अभिकारक है। जब एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक अभि उत्पाद बनाता है, तो उत्पाद क्या बनेंगे, CaO प्लस CO2। तो देखिए दो उत्पाद बन गए, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो जब अम्ल की अभिक्रिया, जैसे अम्ल है HCl और इसकी अभिक्रिया कराऊं क्षार के साथ NaOH के साथ, तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2। तो जब अम्ल, ये तो अम्ल है और ये आपका NaOH क्षार है, तो क्या बन रहा है, NaCl लवण है और प्लस क्या बन रहा है, जल। तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारे पास है, KOH निम्नलिखित में से किसके लिए रासायनिक सूत्र है। तो KOH है, ये होता है क्या, कास्टिक पोटास। क्या होता है, कास्टिक पोटास। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास आता है क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है NH4OH। क्या होता है, NH4OH होता है। अगर कास्टिक चूना की बात करता है तो इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडे का हो जाएगा फॉर्मूला NaOH। इसका उपयोग किया जाता है साबुन बनाने में, साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये आपके 10% थे, हमने 10% का एनालिसिस आपके सामने कर दिया है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को जरूर से लाइक करना है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल